तो मैं श्री अश्विनी उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि आज की सभा को आप संबोधित करें और हम सबका मोबाइल पहले साइलेंट पे डालिए। आज की डेट में बैठने की क्षमता और सुनने की क्षमता 2 घंटे है, उसमें से आपका 1.5 घंटे निकल चुका है। अब केवल आधे घंटे बचा हुआ है। हाँ, पहले 3 घंटे की फिल्म बनती थी, आजकल 2 घंटे की फिल्म बनती है। ये साइंटिफिक तरीके से माना गया है कि आपकी एक में 2 घंटे ज्यादा कोई सुन सकता है, 2 घंटे बैठ सकता है। आप अपने घर में अपने सोफे में 2 घंटे नहीं बैठ सकते, यहाँ तो सिर्फ खड़ी कुर्सी है। सबसे पहले भैया थोड़ा आवाज बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दीजिए भैया। सबसे पहले आदरणीय स्वामीनाथ मिश्रा जी को धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे बुलाया और इतनी बड़ी संख्या में सबसे मुझे मिलवाया। आप सम्मेलन नहीं करते तो मैं आता नहीं तो मिलता कैसे। और यहाँ जो मुझे वाइब्स मिल रही है, जो मुझे यहाँ वाइब्रेशन मिल रही है, ऐसे लगता है अपने घर में बैठा हुआ होगा। सबसे पहले संस्था को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। पिछले 13 वर्षों से आप लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। आदरणीय प्रवीण सिंह जी, स्वामीनाथ मिश्रा जी, संजय शुक्ला जी, KR सिंह साहब, रमेश सिंह साहब, जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो हमसे छोटे हैं उनको अपना स्नेह करता हूँ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ भांडुप में विद फैमिली रहते हैं? हाथ उठाए। अरे वाह, ज्यादातर लोग सपरिवार हैं। जो भी फैमिली रहते हैं उसमें से जोड़े से कितने लोग आएंगे? आप मंदिर भी अकेले जाते हैं क्या? तो यहाँ अकेले क्यों आ गए? आप अकेले आए, आपने बहुत बड़ा पाप किया। हमारे कार्यक्रम में आगे से अकेले मत आइए, क्योंकि जिसका पूरा घर रेडी हो उसको क्या कहते हैं? ऐसा शब्द दुनिया में 6,500 भाषाएं हैं, आपको किसी भाषा में शब्द मिलेगा नहीं। गृहिणी का पर्यायवाची दुनिया के 6,500 भाषाओं में किसी में नहीं मिलेगा। धर्म की पर्यायवाची दुनिया के 6,500 भाषाओं में नहीं मिलेगी। ब्रह्म की पर्यायवाची दुनिया के 6,500 भाषाओं में नहीं मिलेगी। कर्म की पर्यायवाची दुनिया के और भाषाओं में नहीं मिलेगी। योग की पर्यायवाची, मतलब ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका बाकी भाषाओं में उसका शब्द ही नहीं है, उसका मिलता जुलता। दुर्भाग्यवश ये बातें पढ़ाई नहीं जाती, और चूंकि ये पढ़ाई नहीं जाती और संविधान का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट को करना होता है, और सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज हैं, हालांकि अब तो थोड़ा ग्राउंड लेवल के लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन पहले दिन के जज हुए, इनके दादाजी अंग्रेजों के टाइम में रजिस्टर थे, पिताजी अंग्रेजों के टाइम में घोड़ी में चलते थे,
और बाद में ये पैदा हो गए, इनकी पूरी पढ़ाई लिखाई गवर्नमेंट स्कूल में हुई और बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। धर्म और रिलीजन के बीच में भेदभाव पता नहीं, धर्म और रिलीजन के बीच का अंतर पता नहीं, तो उन्होंने सारे फैसले दे दिए धर्म को रिलीजन समझ के रिलीजन को धर्म समझ के। कई बार भूतपूर्व विदेश मंत्री भी आते हैं, कई बार भूतपूर्व मंत्री भी आते हैं। 5-6 फार्मर कैबिनेट मिनिस्टर का एक हमारा उनका फॉर्मूला कॉम्बिनेशन फिक्स है। हमारी पीआईएल होगी, उस 5 कैबिनेट मिनिस्टर में कोई 2 कैबिनेट मिनिस्टर आ जाते हैं विरोध करने। अच्छा है, उनका भी बढ़िया काम चलता है। एक रेट में 25-25 लाख ले लेते हैं, 10 लाख ले लेते हैं, 21 लाख ले लेते हैं। मैंने 2017 में पीएल फाइल किया कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमको डेटा देते हैं, एफिडेविट भी देते हैं, एविडेंस के साथ देना पड़ता है। आज उनकी जनसंख्या 5.5 करोड़ होनी चाहिए। आप 1999 की किसी भी लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट निकालिए और 2024 की उसी लोकसभा की वोटर लिस्ट निकालिए। वोटर लिस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनगणना 10 साल में होती है, लेकिन वोटर लिस्ट हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। 1999 में अटल जी की सरकार में जो चुनाव हुआ और 2024 में मोदी जी की सरकार में जो चुनाव हुआ, इस 25 साल के अंदर अगर आप उस लोकसभा की वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लेंगे या अपने विधानसभा के वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लेंगे 1999 और 2024 वाली, उसके बाद आपको भी नींद आनी बंद हो जाएगी। आप तब तक आराम से बैठे हुए हैं जब तक आप 25 साल पुरानी और वर्तमान वोटर लिस्ट को कंपेयर नहीं कर रहे। करके देख लीजिएगा, अपने मोहल्ले भी कर लीजिएगा। जो पार्षद का चुनाव होता है उस चुनाव की 25 साल पुरानी वर्तमान वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। प्रधान के चुनाव में जो वोटर लिस्ट बनती उसको 25 साल बाद कर लीजिए। विधानसभा चुनाव की 25 साल पुरानी याद कर लीजिए या लोकसभा चुनाव की 25 साल कर लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपके बदल हो क्या है। मैंने आपके महाराष्ट्र में थोड़ा रिसर्च किया। अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुलढाणा, चंदपुर, धुले, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातूर, मुंबई, नाशिक, नांदेड, नंदुरबार, नाशिक, उस्मानाबाद, पालघर, परभणी, पुणे, रामगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, ठाणे, वर्धा, वाशी, यवतमाल की 25 साल पुरानी और आज तो वोटर लिस्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। आपकी विधानसभा की में भी डेमोग्राफी बदल चुकी है, आपके लोकसभा में भी डेमोग्राफी बदल चुकी है, आपके वार्ड की भी डेमोग्राफी बदल चुकी है। और घुसपैठ होती कैसे आप इसको समझिए। बॉर्डर पे घुसपैठ लिए 2000 रुपए के अंदर आते हैं, अंदर आते हैं। सबसे पहले वो आधार बनवाते हैं जो मात्र 2000 में बनता है। जैसे एक डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर वो 2000 रुपए देते हैं, दलाल को 2000 रुपए में राशन कार्ड बना के देता है। 4000 में 2 डॉक्यूमेंट बनाओ, फिर दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देता है। जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं फिर दलाल को पकड़ते हैं और 2000 सर्टिफिकेट बना के देता है। जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं फिर वो 3000 रुपए दलाल को देते हैं, 4000 रुपए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर कोई चुनाव आता है, किसी और टीवी नोट टीवी नेता को पकड़ते हैं, बोलते मेरे पास 4 डॉक्यूमेंट है, हम 100 लोग हैं, अगर हमारा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दोगे हम 100 लोग में एक मुश्त नोट करेंगे। वो वोट टीवी नोट टीवी दल गुलाम नेता उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है और वो भारत के नागरिक बन जाते हैं। खर्च किया कितना? 15,000 रुपए। और फिर जनधन में खाता खुलवा लेते हैं, मुफ्त में राशन लेते हैं, मुफ्त में मकान लेते हैं, मुद्रा लोन लेते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं और हम आराम से सामने से बैठे। सवाल यह है कि इस घुसपैठ पे आप क्या कर सकते? आप कुछ नहीं कर सकते। आपने अगर जाके घुसपैठियों की जहां झुग्गी पड़ी है, अगर आपने लाठी चला दिया उनके ऊपर तो बाद में केस होगा, आपके ऊपर पहले हो जाएगा। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि भारत में घुसपैठ क्यों होती है? सिंगापुर में क्यों नहीं होती? दुबई में क्यों नहीं होती? अमेरिका में क्यों नहीं होती? रूस में क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा कानून भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है और भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है, वर्ल्ड वाइड नहीं।
एक भी समस्या। घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार। घुसपैठियों को बसाने के लिए बाहर के देशों से हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है। जब तक आप फंडिंग नहीं बंद करोगे तब तक घुसपैठ नहीं बंद होगी। क्यों? क्योंकि जिसका काम यही है घुसपैठियों को बसाना, उसके बदले पैसा मिलना, वो अपनी घुसपैठियों को बसाने वाला काम क्यों छोड़े? ड्राइवरी आदमी करता है 20-25 हजार रुपए कमाता है, और कोई सब्जी वब्जी का व्यापार करता है 30-40 हजार रुपए कमा लेता है। जब यहाँ फिक्स है एक घुसपैठियों को बसाने के लिए 50 हजार रुपए मिल रहा है, तो अगर महीने में उसने 10 घुसपैठियों बसा दिया तो उसका 5 लाख का काम हो गया। एक हिंदू परिवार को कन्वर्ट करने का रेट 1 लाख रुपए है और एक घुसपैठिए परिवार को बसाने का रेट 50,000 रुपए। तो कुछ लोगों ने डबल धंधा शुरू कर दिया है, कन्वर्ट भी कर रहे, घुसपैठियों को बसा रहे, माला माल हो रहे, बढ़िया उनके पास गोलियां बन रही, बढ़िया गाड़ी से बन रही, सब कुछ कर रहे। तो सबसे बड़ा खतरा क्या हुआ? भ्रष्टाचार। जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तब तक भारत को बचाना मुमकिन ही नामुमकिन। कार्यक्रम होते रहेंगे, चलते रहेंगे, सब कुछ चलता रहा, चलता रहेगा, लेकिन जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा तब तक। और घुसपैठ इसलिए रोकना जरूरी है क्योंकि घुसपैठ से डेमोक्रेसी बदलती है। घुसपैठियों के कारण हमारी परंपराएं खत्म हो रही है, घुसपैठ के कारण त्योहार बदल रहे हैं, घुसपैठ के कारण भारत में विचार बदल रहा है, घुसपैठ के कारण भारत की वेशभूषा बदल रही है, घुसपैठ के कारण भारत की जीवन शैली बदल रही है, घुसपैठियों के कारण वंदे कुटुंबकम की भावना खत्म हो रही है, घुसपैठियों के कारण नारी तो नारायणी की भावना खत्म हो रही है, घुसपैठियों के कारण भारत की डेमोग्राफी बदल रही है, घुसपैठ के कारण भारत का राष्ट्रांतरण हो रहा है। इसलिए घुसपैठ को रोकना बहुत जरूरी है और घुसपैठ रोकने का तरीका आपको बताता हूँ। आपसे मैं पूछता हूँ, घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उसके लिए कानून है, उसका नाम है एनसे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन कहीं भी पुलिस लगाती नहीं है। दादाजी की पुलिस आजकल लगा रही है, बाकी जगह नहीं लगा। घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? यहाँ जनता उनको बैठे हैं, काफी बड़ी संख्या में। घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून है यूएपीए। लेकिन पुलिस यूएपीए इसलिए नहीं लगाती क्योंकि यूएपीए में कहीं लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। तो जब नहीं लिखा हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन हमें अपने हिसाब से करना चाहिए। फिर तो सरकार के पास लिखा होता तो फिर भी इंटरप्रिटेशन करने में दिक्कत होती। जब लिखा ही नहीं है फिर तो सरकार को चाहे अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर ले। घुसपैठ वेजिंग वार है। ये बांग्लादेशी पाकिस्तान नहीं जाते, ये बांग्लादेशी दुबई नहीं जाते, अरब नहीं जाते, कुवैत नहीं जाते, बहरीन नहीं जाते, भारत आते। और वेजिंग वार के लिए प्रोविजन है। पुरानी वाली आईपीसी में भी था, नए वाले में प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड मशीन से चेक कराया जाता था कि बेटा है कि बेटी। होता था ना पहले, आजकल हो रहा है क्या? किसी की हिम्मत है चेक करवाने की? नहीं, पहले होता था। पहले क्योंकि टेस्ट कराना अपराध नहीं था, एबॉर्शन कराना अपराध नहीं था, तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, अच्छा बेटी है, कानून बना, कठोर कानून बना, जहां जहां अल्ट्रासाउंड लगता है, आपकी मशीनें हैं, वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है लिंग परीक्षण करना अपराध है। उससे रुका तो रेशियो मेंटेन हो गया। पहले 850 बेटी और 1000 बेटे, तो बढ़ते बढ़ते 930 बेटी और 1000 बेटे रेशियो हो गए। लाखों बेटियां मरने से बच गई, बची नहीं बची उस कानून। अगर हम कानून बना के जगह जगह जहां जहां छुट्टी डाउटफुल दिखाई पड़े वहां लिखवा दे, होर्डिंग लगा के
भारत में घुसपैठ करना गंभीर अपराध है। पकड़े जाने पे घुसपैठियों और उनके मददगारों पे ऐसे वेजिंग वॉर सेडिशन और नपोटा लगेगा। जगह जगह होली बर्बादे, घुसपैठ गंभीर अपराध है। एयरपोर्ट के पास, रेलवे स्टेशन के पास, पहाड़ियों के पास, जहां जहां अगर जो घुसपैठिया पाया गया उससे पकड़े जाने पे एनएसए यूएपीए वेजिंग वॉर और नपोटा लगेगा। घुसपैठिए भागे कि नहीं भागे? देखो मैं तो गांव का आदमी हूं। गांव में जो लोग शांत रहते हैं ना, पूरे कुत्ते उन्हीं के घर जाके बैठ जाते हैं। और जिनके घर पे दो चार उनके दरवाजे पे कुत्ते घूमते आते हैं क्या? बैठते हैं क्या? जब जानवर भी पहचानता है कि यहाँ लठ मिलेगी और यहाँ रोटी मिलेगी, इंसान नहीं पहचानने का क्या? वो जानते दुबई भी जाऊंगा 20 साल सजा होगी, जर्मनी भी जाऊंगा 20 साल सजा होगी, वहां जाऊंगा 10 साल सजा होगी, सिंगापुर में घुस गए तो 15 साल सजा होगी, रूस में घुस गया तो 20 साल सजा होगी। भारत में घुस गया तो 10 से 15 हजार रुपए में कागज बन जाएगा, वोटर लिस्ट बन जाएगी, किसान सम्मान निधि भी मिलेगी, मुद्रा लोन भी मिलेगा, जनधन खाते से पैसा भी आता रहेगा, माइनॉरिटी स्कीम का फायदा मिलेगा, मुफ्त में मकान मिलेगा, मुफ्त में लोन मिलेगा और उसके बाद मुफ्त में राशन मिलेगी। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक भारत को बचा पाना मुश्किल लेकिन नामुमकिन है। मैंने कहा दुनिया के कई देशों की घुसपैठ के कारण कई देशों में बहुत बड़ा बदलाव आता है। इसको रोकना बहुत जरूरी है। कारण समाज को इतना कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, समाज को इतना कर सकता है, 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है। अल्टीमेटली होर्डिंग लगाना, घुसपैठियों को पकड़ना, जेल में डालना, इसका काम है आज के छत्रियों का, यानी थानेदार, तहसीलदार, फौजदार, तहसीलदार, कमिश्नर, कप्तान का काम है। और उनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला इसलिए मिलता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब तक स्टार्ट हो गया सबका हो, सांसद विधायक को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, सिक्योरिटी पार्टी देती है या? अरे बोलिए हम देते हैं, टैक्स आप देते हो आप तक। तो इसलिए आपके क्षेत्र का सांसद किसी पार्टी का हो वो है आपका, आपने उसको वोट दिया तो भी आपका, नहीं दिया तो भी आपका। जिसने घुसपैठियों को भगाने की ड्यूटी है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, ये व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है वो है जनसंख्या विस्फोट। आप में से 20 से ऊपर वाला कोई है क्या? अरे जिसके 20 से ज्यादा बच्चे हो कोई? अच्छा 15 से 20 वाला कोई है क्या? 10 से 15 वाला कोई? 5 से 10 वाला कोई? सारे हम दो, हमारे दो, सबके। इस समय भारत में 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। मेरी पीआईएल चल रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून में 90,000 पर डे। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, चीन में पैदा हो रहे पर डे 45,000। हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है और हमारे यहाँ कितने हो रहे हैं? 90,000। हम दुनिया के बेताब बादशाह होते हैं, हम दुनिया में नंबर 1 इसी काम में है। 90,000 पर डे का मतलब होता है 3.25 करोड़ पर ईयर। दुनिया के 150 देशों की जनसंख्या 3.25 करोड़ से कम है। यानी दुनिया के 150 देशों का 50 देशों की जनसंख्या 3.25 करोड़ से कम है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम कहां पे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, यूएई
जनसंख्या 1 करोड़ है और हमारे यहाँ साल कितने पैदा होते हैं? जोर से बोलिए जरा, 3.25 करोड़। सोमालिया 1.9 यानी 2 करोड़ और हमारे यहाँ पैदा होते हैं। कजाकिस्तान 2 करोड़, हमारे यहाँ 3.25 करोड़ हर साल। सीरिया की टोटल जनसंख्या 2.5 करोड़, हमारे यहाँ पैदा होते हैं हर साल 3.25 करोड़। कोरिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ टोटल, हमारे यहाँ 3.25 करोड़ हर साल। ऑस्ट्रिया की जनसंख्या 2.5 करोड़, हमारे यहाँ 3.25 करोड़ हर साल। कैमरून 3 करोड़, हमारे यहाँ 3.25 करोड़ हर साल। अरब 3.25 करोड़ और हमारे यहाँ 3.25 करोड़ हर साल। 1 अरब के बराबर हमारे भारत में। और ये जो 90,000 बर्रे पैदा होते हैं, इसमें से लगभग 55,000 अवांछित है। अवांछित क्यों? वो 5वें हैं, 6वें हैं, 7वें हैं, 8वें हैं, 9वें हैं, 10वें हैं, 11वें हैं, 12वें हैं, 13वें हैं, 14वें हैं, 15वें हैं, 16वें। आज के हिसाब से 2 तो पर्याप्त है, लेकिन ये लगभग आधे से ज्यादा बच्चे अवांछित पैदा हो रहे हैं। उनकी जरूरत नहीं है, फिर भी पैदा हो रहे, तो बर्डन किससे आएगा? आप इसमें पे दीजिए, आप जीएसटी दीजिए, आप टोल टैक्स दीजिए, रोड टैक्स दीजिए, वैट दीजिए, फलाने दीजिए, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, सब देते रहिए। तो पैदा कोई और करे और पालन पोषण कोई और करे, ये पूरा खेल चलता है। जमीन हमारे पास दुनिया की 2%, पानी हमारे पास दुनिया का 4% और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% होती है। पूरे दुनिया की जो जनसंख्या है लगभग 800 करोड़ की है, उसमें से 150 करोड़ हम अकेले हैं। 800 करोड़ में से 150 करोड़ हम अकेले हैं। भाई 130 करोड़ तो आधार बन चुके हैं। आधार जिंदा लोगों का बनता है, मरे हुए लोगों का। 130 करोड़ आधार बन चुका है और आपके घर में 100% आधार नहीं होगा। आपके घर में भी 5 लोगों के परिवार होगा तो 1 आधार नहीं होगा, दूसरे वाले का क्या होगा? आधार तो बाद में बन गया। 150 करोड़ हो चुके हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जनसंख्या विस्फोट। अंग्रेजी कानून खत्म हो चुके हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद। आजकल 35 खत्म हो गया, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। यूसीसी भी आने वाला है, इसके लिए पहले से ही एडवांस को धन्यवाद। बात वक्त की करते हैं। विभाजन किस आधार पर हुआ? मजहब के। विभाजन किस आधार पर हुआ? मजहब। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि अब मजहब के आधार पे कोई नियम कानून नहीं चलेगा, मजहब के आधार पे कोई योजना नहीं होगी, मजहब के आधार पे कोई मंत्रालय नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई कमीशन नहीं होगी। भारत का संविधान कहता है जो होना चाहिए सबके लिए होना चाहिए, केवल 2 लोगों को छूट दिया हुआ है। आर्टिकल 15 में महिलाओं और बच्चों को छूट दिया हुआ है। संविधान कहता है कि आप महिलाओं के अलग से मंत्रालय बना सकते हैं, महिलाओं के अलग से आप कमीशन बना सकते हैं, महिलाओं के अलग से आप योजना लागू कर सकते हैं, महिला और बच्चों दोनों के। आर्टिकल 46 कहता है कि आप SC/ST के अलग से कमीशन बना सकते हैं, अलग से मंत्रालय बना सकते हैं, अलग से उनके बजट स्कीम ला सकते हैं। तो भारत के संविधान में जो 2 लोगों को छूट है, महिला, बच्चा और SC/ST, बाकी किसी के लिए अलग से कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए। भारत में 18 ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, उसमें से 17 ट्रिब्यूनल सबके लिए है, केवल 1 ट्रिब्यूनल ऐसा है जो केवल एक मजहब के लिए। अब इसका 2 तरीका, जैसे कि बार बार वो कह रहे हैं हमको पुराना वाला देखिए, अच्छा मालूम हो रही है, बदलाव नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए। आज मैं भी कह रहा हूं कि बदलाव नहीं होना चाहिए, पुराना वाला वक्त पॉइंट करने देना चाहिए। लेकिन फिर संविधान के प्रियम्बल से सेकुलर शब्द निकाल देना चाहिए।
सेकुलर और मजहब के आधार पे, पूर्ण मजहब के आधार पर, सेकुलर और मजहब के आधार पे कानून नहीं चाहिए। और जैसा ये वक्फ एक्ट है, बिल्कुल इसी का कॉपी पेस्ट मार के एक हिंदू एक्ट बना दिया। जैसे वक्फ बोर्ड में 5 मुस्लिम रहते हैं, वैसे हिंदू बोर्ड में भी 5 हिंदू रहेंगे। जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल का जज मुस्लिम रहेगा, वैसे हिंदू बोर्ड का जज हिंदू रहेगा। फिर बात बराबरी की होगी। जैसे वक्फ बोर्ड जहां जहां जमीन क्लेम करता है, उसका मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में जाता है, वैसे वैसे हिंदू बोर्ड जहां जहां उंगली रखेगा, उसका मुकदमा कहां चलेगा? यानी काशी का मुकदमा कोर्ट में नहीं चलेगा, कहां चलेगा? हिंदू बोर्ड में। गौशाला का मुकदमा हिंदू बोर्ड, भद्रकाली का मुकदमा हिंदू बोर्ड। एक फायदा और होगा, जैसे अभी वक्फ एक्ट ये कहता है यहाँ बाबर का घोड़ा घास खाता था, इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी है। तो हिंदू बोर्ड वाले भी बोलेंगे ये दिल्ली में बसाया था। ये पूरा का पूरा राम की भूमि है, राम भगवान राम ने तो पूरा खंड भारत बनाया था। जैसे वो कह रहे हैं औरंगजेब की बकरी घास खाती थी, ये वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। इधर हुमायूं का ये हो गया, इधर लोधी पता नहीं क्या करने आता था। ठीक है, ऐसे ही कर रहे हैं ना, यहाँ लोधी, यहाँ कीर्ति, यहाँ बाबर, यहाँ हुमायूं, यहाँ तुगलक, यहाँ शेरशाह, यहाँ अकबर, ऐसे बता रहे हैं। फिर तो वो सारा अधिकार हिंदू बोर्ड को भी मिलना चाहिए। जितना बड़ा क्षेत्र युधिष्ठिर का था, जहां तक उन्होंने राजसूय किया था, वो पूरा किसका? भगवान राम का घोड़ा जहां तक गया था, जिसको गाजियाबाद कहते हैं, पहले गजप्रस्थ था। पांडवों ने 5 गांव माना, उसमें से एक गांव गाजियाबाद था, उसको गजप्रस्थ थे। तो पूरा पूरा गाजियाबाद किसका? भगवान कृष्ण ने दूसरा गांव माना बख्शीनप्रस्थ, जिसको आज की डेट में फरीदाबाद कहते हैं, तो पूरा फरीदाबाद किसका? हिंदू का। भगवान कृष्ण ने तीसरा गांव माना था पानप्रस्थ, उसको आज की डेट में पानीपत कहते हैं, तो पूरा पानीपत किसका? हिंदू का। चौथा गांव उन्होंने माना था सोनप्रस्थ, जिसको आज की डेट में सोनीपत कहते हैं, तो सोनप्रस्थ किसका? हिंदू का। और 5वां गांव था इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ को आज की डेट में दिल्ली कहते हैं, पूरा दिल्ली किसका? हिंदू का। जौनपुर का नाम पहले दमदमीपुरम था, तो पूरा जौनपुर किसका? मिर्जापुर का नाम पहले विंध्याचल था, पूरा विंध्याचल किसका? होशियारपुर का नाम पहले विनय था, तो पूरा होशियारपुर किसका? ये बात हुई कि नहीं फाइनल? या तो भैया वक्त एक्ट आप खत्म करो, और नहीं तो वक्त एक्ट जैसा ही कानून बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो पिछले 500 साल की जमीन क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि 15वीं शताब्दी से पहले हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई नहीं। बाबर से पहले भारत में कोई भी कन्वर्टेड हिंदू भाई नहीं। जितने कन्वर्टेड हिंदू आज आपको दिख रहे सब बाबर के बाद आए। और यहाँ पूरा इतिहास है, पूरा भूगोल है, वेदों में लिखा हुआ है कहाँ भगवान जमदग्नि का आश्रम था, कहाँ भगवान भारद्वाज का आश्रम था, कहाँ कश्यप जी का आश्रम था, कहाँ किसका आश्रम, पूरा लिखा हुआ है। फिर तो पूरा पूरा वो क्षेत्र किसका हो जाएगा? हिंदुओं का। ये कांग्रेस की मक्कारी का नतीजा था। ऐसा एक घटिया कानून बनाया जो बाद में बहुत बड़ा नासूर बन गया है। और आज की डेट में उसके पास 10 लाख एकड़ जमीन है, 2-4 एकड़ नहीं, 10 लाख एकड़। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है, और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 13 मालदीव बन सकते। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 सिंगापुर बन सकता है। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी 5 बहरीन बन सकता है। हांगकांग 2,75,000 एकड़, वक्फ बोर्ड 10 लाख एकड़, यानी 3 हांगकांग बन जाएगा, फिर भी 2 लाख एकड़ जमीन बची रहेगी।
डेनमार्क 3,45,000 एकड़, फिनलैंड 3,90,000 एकड़, मॉरिशस 5 लाख एकड़, यानी भारत में बहुत ऊपर 2 मॉरिशस मिल जाएंगे। लक्समबर्ग 6 लाख एकड़, साइप्रस 8 लाख एकड़, गाम्बिया 9 लाख एकड़ और भारत में हुआ कोड के पास 10 लाख एकड़ जमीन। मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। जितना हमारे पास वक्फ बोर्ड की जमीन है, इतना क्षेत्रफल दुनिया के 50 देशों का नहीं, 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। लेकिन ये कानून बना है और कोई तरीका है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब मैंने अपनी कैरियर में बात करती है, आपको बताता हूँ, जिसको हम दान कहते हैं, किसी को वक्त कहते हैं। दान चोरी करके किया जाता है कि अपनी मेहनत ईमानदारी से। अगर मुझे पैसा दान करना है तो मैं अपनी पॉकेट से निकालूंगा या आपकी पॉकेट मार के करूंगा। अगर मुझे गाड़ी दान करना है तो मैं अपनी गाड़ी दान करूंगा या दूसरों को चोरी करके। अगर मुझे जमीन दान करना है तो अपनी जमीन दान करूंगा या दूसरों की। इसका मतलब ये हुआ, बाबा हुमायूं तुगलक गजनी गोरी को वक्त का अधिकारी नहीं था, क्योंकि न यहाँ उनकी एक इंच पुश्तैनी जमीन थी और जो उन्होंने यहाँ मेहनत से बनाई। उन कर्फी करीबों ने तलवार से दम पे जमीन कब्जा किया, आगजनी की धमकी देके कब्जा किया, बहन बेटियों का बलात्कार से जमीन कब्जा किया, इसलिए उनको वक्त का अधिकारी नहीं था। और जब मुगलों को वक्त का अधिकार नहीं था तो उनके नवाबों और निजामों को भी वक्त का अधिकार नहीं था, क्योंकि उनके नवाबों और निजामों को भी एक इंच यहाँ पुश्तैनी जमीन नहीं थी। आजादी के समय 50,000 एकड़ जमीन, आज की डेट में 10 लाख एकड़ जमीन, 9.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई। कैसे बढ़ी? जंगलों पे कब्जा, पहाड़ियों पे कब्जा, नदियों पे कब्जा, खेत खलिहानों पे कब्जा, गांव की फिसर जमीन पे कब्जा, गांव की बंजर जमीन पे कब्जा, जो शादी विवाह में जमीन छोड़ी जाती है उस पर कब्जा करते 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 10 लाख एकड़ जमीन हो चुकी है। ये सारी जमीन वापस होनी चाहिए। मैं आज निवेदन कर रहा हूँ, या तो वक्फ एक्ट पूरी तरीके से खत्म किया जाए और नहीं तो वक्फ एक्ट जैसा ही सनातन एक्ट बनाया जाए। अगर आपके गाड़ी के पहिए में 44 छेद हो जाए तो आप पंचर बनवाते हैं, पहिया बदलते हैं। वक्फ एक्ट को सुधारने में 44 सुधार करना हो रहा है, कितना गड़बड़ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे 44 पंचर के बाद पंचर नहीं बनवाते, पहिया बदल देती है, वैसे 44 बदलाव करने के बजाय इसलिए इस एक्ट को बदल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। सबके लिए समान धर्मोत्सव संहिता, मजहब के आधार पर कोई नियम नहीं, मजहब के आधार पर कोई कानून नहीं, जो कानून होना चाहिए सबके लिए होना चाहिए। टाइम पूरा हो गया। टाइम पूरा हो गया।